नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पब्लिक सर्वेंट में। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत सन 1885 से लेकर 1919 तक के इतिहास की चर्चा करेंगे। इसमें हम मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से शुरू करेंगे और बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग का गठन, सूरत अधिवेशन, नरम दल, गरम दल, होम रूल लीग आदि के बारे में एक विस्तृत चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ वो कोई एक दिन की घटना नहीं थी। इसके गठन से पूर्व भी कई सारी संस्थाएं थी जो कार्य कर रही थी, लेकिन एकता नहीं थी उनमें। बहुत सारी संस्थाएं थी, अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों में वो काम कर रहे थे। जमींदार अपने लिए लड़ रहे थे, जनजाति अपने हितों के लिए लड़ रहे थे, किसान अपने हितों के लिए लड़ रहे थे। तो आंदोलन तो चल रहा था, लेकिन संगठित नहीं था आंदोलन। देखिए क्या होता है, 16वीं सदी में आप देखेंगे, भारत ही नहीं अपितु एशियाई देशों में यूरोपीय देशों का आगमन प्रारंभ होता है। भारत सहित एशियाई देशों में यूरोपीय देशों का आगमन शुरू होता है। और यूरोपीय देशों ने क्या किया, तो एशियाई देशों को अपने अधीन करने का तथा औपनिवेशिक शोषण करने का एक लंबा सिलसिला जारी कर दिया। भारत में आप देखते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, और इसी क्रम में आगे जाकर अंग्रेजों का आगमन होता है 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे महारानी एलिजाबेथ के द्वारा अंग्रेजों को एक अधिकार पत्र दिया जाता है, जिसके तहत उनको यह अधिकार मिलता है कि 15 वर्षों तक वो पूर्वी एशियाई देशों में व्यापार कर सकते हैं। उसी के तहत ये भारत पहुंचते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो थी व्यापार करने, लेकिन धीरे धीरे यहाँ भारत में जो विभिन्न राज्य थे उनके मतभेदों का लाभ उठाकर अपने पैर पसारने शुरू कर दिए कंपनी ने। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि संपूर्ण भारत में उन्होंने औपनिवेशिक कब्जा करके रख लिया। जब कंपनी का शासन था भारत में, कंपनी का शासन समझ रहे हैं ना, 1858 से पहले कंपनी का शासन था। 1858 के बाद प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो जाता है भारत। तो जब कंपनी के अधीन था भारत, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के क्षेत्र में शासन करने के लिए बहुत सारे कार्य किए, जैसे कि रेल का विकास किया, संचार साधनों का विकास किया, सांस्कृतिक सामाजिक विकास किया, साथ ही साथ प्रशासनिक संगठनों को मजबूत किया, शिक्षा का विकास किया, ताकि इनकी जो जड़ें थी वो मजबूत हो सकें और एक लंबे समय तक ये भारत में राज कर सके। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इस तरह के विकास किए। लेकिन हम क्या देखते हैं, धीरे धीरे 1857 का विद्रोह होता है, और 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं 1857 के विद्रोह से यह बात सिद्ध हो गई थी कि भारतीयों को अब ज़्यादा देर तक चुप नहीं रखा जा सकता। हालांकि 1857 का विद्रोह में हम असफल हो गए थे, सफलता कुछ मिली थी लेकिन असफल हुए थे। सफलता यही थी कि कंपनी का शासन खत्म हो जाता है और ब्रिटिश शासन शुरू हो जाता है, जिसमें बहुत सारे वादे किए जाते हैं कि भारतीयों के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। लेकिन ब्रिटिश सत्ता अन्याय तो करती है, शोषण तो करती है, औपनिवेशिक शोषण तो करती है भारत का। तो 1857 में जब हार जाते हैं हम लोग, तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक सुधार आंदोलन हो, कृषक आंदोलन हो, जनजातीय आंदोलन हो, इस तरह के आंदोलन जो है प्रारंभ होते हैं। परंतु अलग अलग क्षेत्रों में ये अपने अपने स्तर पे आंदोलन को प्रसारित कर रहे थे। आवश्यकता इस बात की थी कि इन आंदोलनों को एक संगठित रूप प्रदान किया जाए। इसी के तहत हम देखते हैं 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना का विकास होता है और भारत में एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ होता है। और यह जो राष्ट्रीय आंदोलन था,
ये केवल नवोदित मध्यम वर्ग तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसमें समाज के सभी तबके, जैसे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग, भूमिपति, जमींदार, कृषक, श्रमिक, सभी ने अपने अपने हितों के लिए आंदोलन व संगठन का रास्ता अपनाया। अब जैसे हम लोग देखते हैं तो इसको संगठन का रास्ता तो अपना लीजिए, लेकिन इसको संगठित करना भी तो आवश्यक है, और इसको संगठित करने के लिए ही एक क्रमबद्ध प्रयास हुआ, और एक आंदोलन को एक दिशा प्रदान करने के लिए, एक नेतृत्व प्रदान करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देखते हैं हम लोग। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के कारण क्या थे, या उदय के कारण क्या थे। तो देखिए इसके उदय के कारण क्या थे। जैसे देखिए एक तो राष्ट्रवाद का उदय हो गया था, तब तक भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो गया था। राष्ट्रवाद का उदय एक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में भी एक दिन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो राष्ट्रवाद का उदय हो गया था, और इसका कारण कुछ नहीं था, भारत का आर्थिक शोषण। यही था मूल कारण, यही था कि भारत का आर्थिक शोषण, गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक दुर्दशा का बहुत ही ज़्यादा खराब होना, और साथ ही साथ अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा, इन सब का प्रभाव पड़ा था, जिसके कारण क्या हुआ, राष्ट्रवाद का एक उदय हुआ। अब देखिए कांग्रेस का उदय कैसे हुआ। तो कांग्रेस के उदय होने के कारण अंग्रेजी सरकार थी, जिसके कारण कांग्रेस का उदय हुआ। देखिए लिटन के कारनामे देखेंगे आप। लिटन की घोर प्रतिक्रियावादी नीति थी, है ना, जिसके कारण बहुत सारे विद्रोह होने लग गए। 1857 का विद्रोह देखते हैं हम लोग, है ना, और ये लिटन का ही कारनामा था कि 1857 का विद्रोह हो जाता है। बाद में हम देखते हैं भारत में भीषण अकाल पड़ता है, और 1870 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। एक और ब्रिटिश सरकार कहती है कि हम आपके साथ अन्याय नहीं करेंगे, है ना, एक अच्छा रास्ता अपनाएंगे आपका विकास करने के लिए। और दूसरी ओर जहां भारत में अकाल, बीमारी, महामारी फैली हुई है, आप क्या करते हो, दिल्ली दरबार का आयोजन करते हो। तो इससे भी एक विपरीत प्रभाव पड़ता है। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ जाता है, जिसमें समाचार पत्रों पर अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। फिर देखते हैं हम कि सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में 21 वर्ष से घटाकर उम्र 19 वर्ष कर दी जाती है, ताकि भारतीयों को इस प्रतिष्ठित पद से बाहर रखा जा सके। और बाद में आर्म्स एक्ट आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण रहे हैं। इल्बर्ट बिल के तहत कर दिया गया था कि पहले तो इल्बर्ट बिल लाया इसलिए गया था कि जो यूरोपीय क्रिमिनल्स होंगे, जो भी अपराधी होंगे, है ना, उनका मुकदमा जो है वो भारतीय जजों के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन इसका बहुत विरोध करते हैं यूरोपीय लोग कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाद में पलट जाती है अंग्रेजी सरकार की, नहीं सही है, भारतीय नहीं देख सकते यूरोपियों के केस को। तो ये भी एक विवाद का कारण रहा। तो फिर इतनी घटनाएं जब हो रही थी, तो एक देश को एकजुट करना आवश्यक हो गया था, और इसी के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है। चलिए हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, कुछ मुख्य तथ्यों के बारे में जानेंगे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में की गई। स्थान याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन में, डेट भी याद रखना है। 28 दिसंबर 1885 और स्थान गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई। इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। याद रखिएगा, इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम जो थे वो ICS, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हुआ करते थे, और ऐसा माना जाता है कि ये भारतीयों के शुभचिंतक थे। जो उस समय भारतीयों की दशा हो रखी थी, है ना, बहुत खराब दुर्दशा थी, गरीबी, अकाल, महामारी, सभी तरह और विभिन्न प्रकार के शोषण हो रहे थे। तो ये भारतीयों को इससे मुक्त करना चाहते थे, ऐसा माना जाता है। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक कौन थे, ए.ओ. ह्यूम। संस्थापक सदस्यों की संख्या 72 थी, जिसमें प्रमुख सदस्य थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, आनंद मोहन बोस, केटी तैलंग, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी घोष।
याद रखिएगा ये कुछ संस्थापक सदस्य थे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, याद रखिएगा, नाम ध्यान से रखिए ना, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी प्रथम अधिवेशन, ये प्रथम अधिवेशन का ही बात चल रहा है ना, 1885 में हुआ था, तो इसमें सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया था, याद रखिएगा। दूसरा, प्रथम अधिवेशन जो 1885 में था उसकी अध्यक्षता डब्ल्यू सी बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने की थी, याद रखिएगा इतना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण नाम देखिए, 1884 में ना, 1884 में एओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन का गठन किया था, यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था, है ना। और इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को एक खुला पत्र भी लिखा था इसके लिए, है ना, कि आइए और सदस्यता ग्रहण कीजिए, इस प्रकार का। तो इसका नाम क्या रखा गया था पहले, इंडियन नेशनल यूनियन। अब देखिए, लेकिन क्या हुआ कि 1885 में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम रख दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होने वाला था पूना में, लेकिन पूना में फैल गया प्लेग, ठीक है। प्लेग महामारी होती है ना, चूहों के कारण होती है प्लेग महामारी। प्लेग अभी ऑस्ट्रेलिया में फैला भी है, करंट का अभी मुद्दा चल भी रहा था, बहुत ज़्यादा चूहे हो गए ना ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पे प्लेग नामक बीमारी फैल भी रही थी। तो चूहों के कारण होता है प्लेग, और पूना में उस समय प्लेग फैला हुआ था, जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था उसे पूना से स्थानांतरित कर दिया गया बम्बई में हुआ प्रथम अधिवेशन, ठीक है। इसकी पहली सार्वजनिक घोषणा, याद रखिएगा, इसकी पहली सार्वजनिक घोषणा 5 दिसंबर 1885 को मद्रास का एक अखबार था द हिंदू, उसमें की गई थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रूपरेखा किसने तैयार की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रूपरेखा एओ ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एओ ह्यूम और राज बिहारी घोष, याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया था, अर्थात उन 72 सदस्यों में शामिल नहीं थे, है ना, बाद में होते हैं, याद रखिएगा। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। देखिए, जब कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ग्लैडस्टन, भारत के वॉयसराय थे लॉर्ड डफरिन, और बम्बई के गवर्नर थे लॉर्ड रे, ये याद रखिएगा। चलिए, अब हम लोग ये कुछ बातें याद रखिएगा, अब हम लोग चलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों पे, प्रमुख अधिवेशनों पे। देखिए, पूरा अधिवेशन है 1885, ये लिस्ट जो PDF में है इसमें पूरा 1885 से लेकर पूरा 1948 तक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन तो अभी होते हैं, हालांकि कोई वैल्यू रह नहीं गया है कांग्रेस का देश में, है ना। तो हम लोग उसमें से भी कुछ प्रमुख देखेंगे और उसकी विशेषता देखेंगे। पहला चीज़ हम लोग देखेंगे वर्ष, किस वर्ष हुआ, फिर देखेंगे हम लोग स्थान, फिर तीसरा चीज़ देखेंगे हम लोग अध्यक्ष, और अगर उसकी कुछ उपलब्धि और विशेषता रही है तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, शुरू के जो 4-5 है वो तो आपको याद रखना ही है ना। तो देखिए, सबसे पहला अधिवेशन 1885 को हुआ, सबसे पहला अधिवेशन 1885 को हुआ, स्थान बम्बई, इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसमें कुछ विशेष याद रखने की जरूरत नहीं है, आप जान ही रहे, एओ ह्यूम ने स्थापना की और 72 प्रतिनिधियों के साथ स्थापना की। दूसरा जो अधिवेशन हुआ वो होगा 1886 में, स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं ना, द ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, है ना। दादा भाई नौरोजी को द ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस अधिवेशन की विशेषता क्या थी? तो इस अधिवेशन के बाद वायसराय थे जो डफरिन, उन्होंने कांग्रेस सदस्यों को उद्यान भोज दिया। उद्यान भोज का अर्थ है गार्डन डिनर, है ना, डिनर दिया, ठीक है, याद रखिएगा डफरिन ने। फिर 1887 में मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में
मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ। देखिए क्या याद रखना है आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, इवन यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। अगले में बढ़ते हैं हम लोग। 1888 में इलाहाबाद, 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। अब देखिए इसमें क्या याद रखना है, यह पहला अवसर था कि किसी यूरोपियन ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। ठीक है, जॉर्ज यूले पहले ऐसे अध्यक्ष थे जो कि यूरोपीय थे, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले यूरोपीय या अंग्रेज बोल सकते हो, कौन थे, जॉर्ज यूले। ठीक है, इस अधिवेशन में क्या हुआ था, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है हमको। इस अधिवेशन में मुसलमान कांग्रेस के साथ रहे, मुसलमान कांग्रेस के साथ रहे, यह फरमान जारी किया गया था। किसने किया था, तो शेख रजा हुसैन ने, याद रखिएगा। मुसलमान कांग्रेस के साथ रहें, यह फरमान शेख रजा हुसैन द्वारा जारी किया गया था 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में। आगे बढ़ते हैं। अगला है 1889, बम्बई में हुआ। बम्बई में इसके अध्यक्ष हुए विलियम वेडरबर्न। ठीक है, तो फिर से यूरोपीय अध्यक्ष हो गया इस बार, है ना। अच्छा, इन्होंने 2 बार अध्यक्षता की है, आगे आएगा भी, है ना। पूछता भी है कि किस यूरोपीय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की 2 बार अध्यक्षता की, तो यही थे, विलियम वेडरबर्न। चलिए अगला अधिवेशन देखते हैं। अगला अधिवेशन है, अगला अधिवेशन है 1896 में, 1896 में कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह समानी, रहमतुल्लाह समानी। इसके बारे में क्या विशेष रखेंगे, याद रखना है हमको कि इसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत, भारत का राष्ट्रगीत है ना, वंदे मातरम, है ना, और वंदे मातरम रहमतुल्लाह सयानी ने ही गाया था। तो किस अधिवेशन में गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में रहमतुल्लाह सम्मानी ने गया था, और ये अध्यक्ष भी थे उस अधिवेशन के। ठीक है, अगला अधिवेशन हमको याद रखना है 1901, ये भी कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष थे दिनसा ई वाचा। इसके बारे में क्या विशेष याद रखना है, तो याद रखिएगा, गांधी जी पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए। तो कौन से अधिवेशन में, 1901 का कलकत्ता अधिवेशन, दिनसा वाचा अध्यक्ष थे। यहाँ पे पहली बार गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे। ठीक है, अगला अधिवेशन जो आपको याद रखना है वो है 1905 का बनारस अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा दोस्तों, बनारस 1905 के बनारस अधिवेशन में ही स्वदेशी और बहिष्कार से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया था। याद रखिएगा ना, स्वदेशी और बहिष्कार, जो बंग भंग आंदोलन के दौरान स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ था, उसके प्रस्ताव को कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था, तो 1905 का बनारस अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला अधिवेशन आपको याद रखना है 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। 1906 स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। देखिए इसके बारे में क्या विशेष याद रखेंगे, कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया था। याद रखिएगा, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस अधिवेशन में हुआ, तो 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, 1905 वाले से भी आ गया है, 1906 वाले से भी आ गया है। अगला अधिवेशन है 1907 का सूरत अधिवेशन, 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष राज बिहारी घोष थे। इसके बारे में भी हम लोग एक चर्चा करेंगे आगे। 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष हुए राज बिहारी घोष। इसी को सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। 1907 के अधिवेशन को सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। और इसी समय कांग्रेस की प्रथम फूट हुई, मतलब पहले नरम दल और गरम दल में था, है ना, नरम दल और गरम दल, यहाँ पे दोनों क्या हो गए, विभाजित हो गए, नरम दल अलग, गरम दल अलग। यहाँ तक कि गरम दल को तो निष्कासित ही कर दिया गया, है ना। ठीक है, तो याद रखिएगा 1907 का सूरत अधिवेशन, राज बिहारी घोष,
है ना, नरम दल और गरम दल में विवाद उत्पन्न हुआ और गरम दल को मतलब बहिष्कृत कर दिया गया, एक तरह से हटा दिया गया, बाइकआउट कर दिया गया गरम दल का। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। देखिए कलकत्ता अधिवेशन जितना भी आया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है अभी तक। देखिए कलकत्ता अधिवेशन जितना भी आया है उसमें कुछ ना कुछ विशेष निकला है, तो एकदम इस ध्यान से याद करना है इसको, है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्योंकि। तो 1911 का कलकत्ता अधिवेशन पंडित बिशन नारायण धर, और इस अधिवेशन में विशेष क्या याद रखना है आपको, तो भारत का राष्ट्रगान जो है जन गण मन, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन, जो कि बाद में भारत का राष्ट्रगान बना, पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था, तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण धर। अगला अधिवेशन है 1915 का बम्बई अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे 1915 का बम्बई अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। इसमें यह निर्णय लिया गया इस अधिवेशन में कि गरम दल या गरम पंथियों को कांग्रेस में फिर से शामिल कर लिया जाना चाहिए। अगला अधिवेशन है 1916 का लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इसमें नरमपंथी गरमपंथी कांग्रेस एक हो गए, एक तो ये याद रखिए। दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ था, आगे इसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। अगला याद रखना है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। देखिए कलकत्ता है और फिर से एक इंपॉर्टेंट चीज आएगा। देखिए 1917 का कलकत्ता अधिवेशन श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, याद रखिएगा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट, आयरलैंड से थी। आगे पढ़ेंगे अभी। अगला अधिवेशन है 1920 का नागपुर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे विजय राघवाचारी चक्रवर्ती विजय राघवाचारी। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पूर्णतः पारित किया गया। अच्छा याद रखिएगा, इससे पहले 1920 में ही कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। कलकत्ता में विशेष अधिवेशन, ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी वो वार्षिक अधिवेशन है, और मैं जो बोल रहा हूँ कलकत्ता में वह था विशेष अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। वहाँ पे असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। और नागपुर अधिवेशन जो वार्षिक अधिवेशन हुआ 1920 में, जिसके अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचारी, उन्होंने उस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव को पूर्णतः पारित कर दिया गया। अगला देखते हैं 1922 गया में हुआ। 1922 का अधिवेशन गया बिहार में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, CR दास, याद रखिएगा, देशबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु इनकी उपाधि है, याद रखिएगा ना। तो देखिए इसमें क्या हुआ, इसी अधिवेशन के बाद होता क्या है कि गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं चौरी चौरा कांड के कारण, है ना, बारदोली प्रस्ताव के द्वारा। तो कुछ लोग असहमत हो जाते हैं कि हम लोग एक ऐसी अवस्था पे पहुंच चुके थे असहयोग आंदोलन के दौरान जहां पे हो सकता था कि हम लोग को आज़ादी मिल जाती, ऐसा सोच था राष्ट्रवादियों का। तो गांधी जी ने को जानते हैं आप लोग, अहिंसा के पुजारी थे, और उन्होंने आंदोलन शुरू करने से पहले ही बोल दिया था कि अहिंसक रूप से हम लोग करेंगे, कोई भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, है ना। लेकिन चौरी चौरा कांड में होती है हिंसा, और इससे दुखी होकर गांधी जी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, और इससे असंतुष्ट रहते हैं CR दास, चित्तरंजन दास, और क्या करते हैं वो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। इसी अधिवेशन के बाद अलग हो जाते हैं कांग्रेस से, याद रखिएगा। अगला हम लोग बढ़ते हैं 1924, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना ये। 1924 का बेलगांव अधिवेशन, 1924 का बेलगांव अधिवेशन, शायद ये 40वां अधिवेशन होगा, एक बार गिन लीजिएगा, है ना, 40वां अधिवेशन होगा। तो इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। याद रखिएगा कि गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की, एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की है, बेलगांव अधिवेशन की, 1924 में। अगला है 1925 का कानपुर अधिवेशन। 1925 का कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू 1925 का कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की। अब इसमें क्या याद रखना है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, याद रखिएगा,
भारतीय महिला ने अध्यक्षता की किसी कांग्रेस अधिवेशन की, तो वो कौन सा अधिवेशन था? तो 1925 का कानपुर अधिवेशन। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रथम महिला पूछे, केवल प्रथम महिला पूछे तो एनी बेसेंट, और भारतीय महिला जोड़ दे तो सरोजनी नायडू। अगला अधिवेशन है 1928 का कलकत्ता अधिवेशन। देखिए कलकत्ता अधिवेशन आया फिर से, और पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, और नेहरू रिपोर्ट का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेहरू रिपोर्ट आगे पढ़ेंगे हम लोग बाद में। 1928 का कलकत्ता अधिवेशन, पंडित मोतीलाल नेहरू, इस अधिवेशन में क्या हुआ था? तो नेहरू रिपोर्ट के प्रस्ताव को पारित किया गया था, और उत्तरदायी सरकार की मांग की गई थी। बहुत सारा मांग था उसमें से एक उत्तरदायी शासन का मांग था। अगला है 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। 1929 का अधिवेशन हुआ लाहौर में, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। फिर अगला याद रखना है आपको 1930, याद रखिएगा 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ है ना। 1930, 1935, फिर 1940 से 1945, ये 3 याद रखिएगा। याद रखिएगा 1930, 1935 और 1941 से लेकर 45, सॉरी 40 बोल दिया था मैं, 1941 से लेकर 1945 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ है। याद रखिएगा कब कब नहीं हुआ है, ठीक है। फिर देखिए 1931 में कराची में हुआ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, 1931 कराची, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, इसमें बाकी जब सब चीज़ तो हम लोग पढ़ेंगे ही, गोलमेज सम्मेलन है, गांधी इरविन पैक्ट है, लेकिन याद रखिएगा 1931 के कराची अधिवेशन में इसमें मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई थी। याद रखिएगा ना, मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव के बारे में बात की गई थी। अगला जो अधिवेशन है वह है 1934 का बम्बई अधिवेशन। 1934 का बम्बई अधिवेशन, इसमें क्या हुआ था? तो देखिए राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। 1934 का बम्बई अधिवेशन, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। इस ही अधिवेशन में गांधी जी ने अपना इस्तीफा देकर कांग्रेस से संन्यास ले लिया था। याद रखिएगा, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है ना, बाद में गांधी जी संन्यास ले लेते हैं एक तरह से, है ना, राजनीति से। तो किस अधिवेशन के बाद? तो 1934 के बम्बई अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर देखिए 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं होगा। 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला अधिवेशन आपको याद रखना है सीधे 1937 फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और इसके बारे में याद रखना है, पूछा भी गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न हुआ था। तो कौन सा अधिवेशन? तो 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांव में हुआ था, ठीक है। अगला अधिवेशन है 1938 हरिपुरा। 1938 हरिपुरा, अभी 20 PSC CGPSC 2020 का क्वेश्चन है, हरिपुरा अधिवेशन या त्रिपुरी अधिवेशन, ये दो में से एक क्वेश्चन था, देखिएगा, है ना। तो कब हुआ, ईयर को ही पूछ दिया था सीधे सीधे। तो 1938 का हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ। फिर 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, 1938 हरिपुरा और 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है। तो देखिए त्रिपुरी अधिवेशन के बारे में बताऊंगा, उससे पहले ये समझ लीजिए हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में 1938, ठीक है। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन में क्या हुआ? देखिए चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े हुए, एक और सुभाष चंद्र बोस और दूसरी ओर गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया। जब मतदान हुआ तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो पट्टाभी सीतारमैया को हराकर विजयी हुए, है ना। लेकिन इसी मुद्दे पर गांधी जी से मतभेद हो गया सुभाष चंद्र बोस का, और उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया, और बाद में जाकर इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो याद रखिएगा 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, पहले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। मतभेद हो गया पट्टाभी सीतारमैया से, है ना, गांधी जी से हो गया मतलब, है ना। तो दुखी होकर त्याग पत्र दे देते हैं। अब कोई तो अध्यक्ष बनेगा, तो कौन बनेगा? बाद में राजेंद्र प्रसाद। इसकी अध्यक्षता कौन किया था बाद में? ऐसा मत सोच लीजिएगा कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी का मतभेद हो गया, सीतारमैया हार गए तो सीतारमैया फिर से अध्यक्ष बन गए, ऐसा नहीं हुआ था ना, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था अध्यक्ष, ठीक है। अगला अधिवेशन याद रखेंगे 1940 का रामगढ़ अधिवेशन। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, याद रखेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, कांग्रेस के
सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। याद रखिएगा, कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1940 रामगढ़ अधिवेशन। ठीक है, फिर देखिए 1941 से लेकर 1945 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। ठीक है, कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ, अर्थात याद रखिएगा सबसे लंबे समय तक के लिए भी अध्यक्ष कौन रहेंगे? अबुल कलाम आज़ाद, है ना। उस समय ना, वर्तमान के हिसाब से देखोगे तो सोनिया गांधी, ठीक ना। लेकिन अगर अभी तक देखोगे तो सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहा है? सोनिया गांधी। लेकिन अगर सिर्फ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें हम लोग कांग्रेस के अधिवेशन को, तो सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहा है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सबसे कम उम्र के भी, दूसरा सबसे लंबे समय के लिए, क्योंकि रामगढ़ अधिवेशन हुआ उसमें अध्यक्ष बने। फिर तो 41 से 45 तक हुआ ही नहीं अधिवेशन, तो अध्यक्ष कौन रह गए थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देखिए फिर क्या हुआ? 1946 में, 41 से 45 हुआ नहीं, फिर 1946 में मेरठ में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। ठीक है, 5 वर्षों बाद अधिवेशन हुआ मेरठ में 1946 में, जिसके अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। इसलिए याद रखिएगा, जब भारत आज़ाद हुआ तो 1947 में तो अधिवेशन हुआ नहीं, है ना। जिस समय भारत आज़ाद हुआ तो याद रखिएगा 1947 में भी अधिवेशन हुआ नहीं था, है ना। तो अध्यक्ष कौन रहेंगे? JB कृपलानी ही रहेंगे। तो पूछता है क्वेश्चन कि भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? आचार्य कृपलानी या JB कृपलानी। और इसी समय एक विशेष अधिवेशन भी हुआ था, विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा ना। 1947 में एक वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ है 1947 में। कौन सा अधिवेशन हुआ है? विशेष अधिवेशन। और विशेष अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, जिसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। फिर आज़ाद हो गए 1948 में, जयपुर में हुआ, जिसके अध्यक्ष हुए पट्टाभी सीतारमैया। इतना आपको याद रखना है अधिवेशन के बारे में। सबसे अच्छा एक काम कीजिए, क्योंकि देखिए PDF तो मिल जाएगा आपको, है ना। इसको जितना भी मैं महत्वपूर्ण अधिवेशन और विशेषता को बताया हूँ, उसको आप चाहें तो नोट करते जाइए, अपने कॉपी में नोट करते जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब कुछ कांग्रेस के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण वक्तव्य हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे देखिए, एक वक्तव्य है वायसराय कर्जन का, लॉर्ड कर्जन जो वायसराय रहे थे, उनका क्या कांग्रेस के बारे में क्या कथन था? देखिए, कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण अवसान में अपना सहयोग दे सकूं, है ना। इनका मानना था कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है ना, मतलब ये अच्छी स्थिति में नहीं है, और इनकी इच्छा थी कि मतलब कांग्रेस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और मैं इसको देखूं। लेकिन देखिए, कांग्रेस तो अभी तक है, ख़त्म तो हुई नहीं, है ना। ठीक है, अब अगला है कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। अगला कथन है, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। लाला लाजपत राय ने कहा था ये। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। अगला कथन है, कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है ना। अश्विनी कुमार दत्त, नाम याद रखिएगा, अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। होता क्या था, इन लोगों का मानना था, जैसे आप देखेंगे, मैं तो एग्जैक्ट डेट बता दिया हूँ, 28 दिसंबर 1885। एक्चुअल में 3 दिन तक होता था इनका सम्मेलन, अधिवेशन जो भी था, है ना। तो 28 से 31 दिसंबर को होता था। तो इसीलिए इन्होंने कहा, और ये क्या करते थे, वहाँ जाते थे, जो भी डिस्कशन होता था, खाते पीते थे बढ़िया, है ना, और हो गया अधिवेशन साल भर में। तो इसीलिए अश्विनी कुमार दत्त ने क्या कहा था, कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। अगला देखते हैं, अगला है, कांग्रेस का सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले हैं। कांग्रेस का सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले हैं, ये कहा था लाला लाजपत राय ने। अगला कथन है, कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। विपिन चंद्र पाल ने कहा था ये। अब एक और महत्वपूर्ण आएगा कथन, यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बाल गंगाधर तिलक, इनका कहना था वर्ष में केवल एक बार मेढक की तरह टर करेंगे आप, तो उससे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ये बाल गंगाधर तिलक का कहना था। अगला कथन देखते हैं। अगला कथन है, कांग्रेस की स्थापना संबंधी कारकों पर पर्दा पड़ा है। कांग्रेस की स्थापना संबंधी कारकों पर पर्दा पड़ा है, पट्टाभी सीतारमैया। ये कथन कहा था पट्टाभी सीतारमैया ने। फिर लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था, देखिए, लॉर्ड डफरिन ने कहा था
कांग्रेस संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। अल्पसंख्यक बोल सकते हो आप, है ना। कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है, ऐसा कहना था किसका, लॉर्ड डफरिन का। फिर बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत लिखा है, उन्होंने कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ऐसा कहा है ना। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये किसने कहा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कुछ और कथन देख लेते हैं, देखिए क्या क्या और विचार हैं विद्वानों के इससे संबंधित। एनी बेसेंट क्या कहती हैं देखिए कांग्रेस के बारे में, है ना। हालांकि एनी बेसेंट 1914 में जाके कांग्रेस में शामिल होती हैं, सोचिए 1914 में, है ना। लेकिन एनी बेसेंट कहती हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने कांग्रेस की योजना बनाई। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने कांग्रेस की योजना बनाई। थियोसॉफिकल सोसाइटी धार्मिक सुधार आंदोलन जब पढ़ेंगे तो उसमें एक डिटेल से हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी बोलते हैं कांग्रेस वायसराय डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी। कांग्रेस वायसराय डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी। आरपी दत्त कहते हैं कांग्रेस डफरिन एवं ह्यूम के षड्यंत्र का परिणाम था। आरपी दत्त बोलते हैं कांग्रेस डफरिन एवं ह्यूम के षड्यंत्र का परिणाम था। लाला लाजपत राय कहते हैं कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के लिए सुरक्षा कपाट के रूप में स्थापित हुई है। सुरक्षा कपाट के रूप में स्थापित हुई है। याद रखिएगा सेफ्टी वालों का सिद्धांत इन्होंने कहा था, ये मेंस का एक टॉपिक है, सेफ्टी वालों का सिद्धांत था। तड़िक चालक का सिद्धांत क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। मतलब इन लोग का मानना ये था कि जो भी शिक्षित भारतीय है ना, मतलब कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य ये था, मतलब ऐसा माना जाता था, कुछ विद्वानों का मत है ऐसा, कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य शिक्षित भारतीयों में बढ़ रहे असंतोष को दबाना था, है ना। इसीलिए बोल दिया गया सेफ्टी वाल्व या तड़िक चालक, जानते हो कि बिजली गिरती है तो बिजली खींच लेता है ना। तो उसी प्रकार कहना था, इनका कहना था कि भारतीयों में जो असंतोष बढ़ रहा है उसको कहीं ना कहीं से निकासी द्वार दे दिया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देख लेते हैं कांग्रेस से संबंधित। और भी है, जैसे देखिए कांग्रेस के प्रति कुछ सरकारी प्रतिक्रिया भी रही है, जैसे निष्ठावान द्रोही, राजद्रोही ब्राह्मण, खूंखार खलनायक, इस प्रकार की संज्ञा दी गई है कांग्रेस को उस समय। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखिए प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया, प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया, कादम्बिनी गांगुली। याद रखिएगा कादम्बिनी गांगुली भारत की प्रथम स्नातक महिला थी और इन्होंने वो प्रथम महिला थी जो कांग्रेस के अधिवेशन में को संबोधित की थी। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तो बता ही दिया हूँ कि स्वतंत्रता के बाद 1947 में कांग्रेस का विदेश अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। ये भी बता दिया हूँ। कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक तथा सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1940 से लेकर 1945 तक रहे ना। 1940 में रहे, फिर 41, 42, 43, 44, 45 में तो अधिवेशन हुआ ही नहीं, तब तक अध्यक्ष यही रहे, है ना। अब अगला पॉइंट देखिए, एक पॉइंट ये भी बता चुका हूँ कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया था, है ना। अब देखिए तिलक जी कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। देखिए क्या है, लाल बाल पाल बोलते हैं हम लोग, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष। ठीक है, ये 4 गरम दल के नेता थे, आगे आएगा अभी, है ना। तो देखिए लाल बाल पाल, अरविंदो घोष, ये जो थे कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है। लेकिन हालांकि आप देखेंगे लाला लाजपत राय 1920 के कलकत्ता अधिवेशन, जो कि विशेष अधिवेशन था एक, उसके अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन इसके अलावा कोई भी अध्यक्ष नहीं रहा, तिलक जी भी नहीं रहे, बाकी भी नहीं रहे गरम दल के। ठीक है, बम्बई त्रिमूर्ति। देखिए बम्बई त्रिमूर्ति याद रखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन कभी कभी उठा देता है। तो फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, इनको तीनों को, फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, बदरुद्दीन तैयब जी, इन तीनों को बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट याद रखिए, कुछ प्रमुख यूरोपीय रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की है, जैसे जॉर्ज यूले, है ना, प्रथम अंग्रेज या यूरोपीय थे ना जिन्होंने 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की। फिर विलियम वेडरबर्न 2 बार रहे, एक तो 1889 का बम्बई अधिवेशन, फिर 1910 का इलाहाबाद। वहाँ पे बताया था मैं कि 2 बार रहे हैं
कौन सा यूरोपीय है जो 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया है? तो विलियम वेडरबर्न, है ना। 1889 बम्बई और 1910 का इलाहाबाद अधिवेशन। फिर अल्फ्रेड वेब, हेनरी कॉर्टन, एनी बिसेंट। एनी बिसेंट के बारे में क्या याद रखेंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। और सरोजिनी नायडू के बारे में क्या याद रखेंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है। एनी बिसेंट कलकत्ता अधिवेशन 1917, ईयर के साथ याद होना चाहिए तब बनेगा क्वेश्चन। और सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन। ठीक है, ये हो गया आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कंप्लीट। अब चाहे आप तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों के बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं थोड़ा। देखिए उद्देश्य कुछ नहीं थे ज़्यादा। देखिए एक तो मैं बता दिया कि आंदोलन को संगठित करना चाहते थे, ये पूरा आंदोलन बिखरा हुआ था, है ना, उसको संगठित करना चाहते थे। दूसरा क्या है कि जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव किए बिना राष्ट्रीय एकता की स्थापना करना, है ना। जनता की मांगों को अंग्रेजी सरकार तक पहुंचाना, है ना। और देश में जनमत और संगठन का निर्माण करना, ये सब कुछ उद्देश्य थे इनके, है ना। अब हम लोग देखते हैं कांग्रेस आंदोलन के चरण। ठीक है, कांग्रेस आंदोलन के चरण। चलिए हम लोग देखते हैं अब कांग्रेस आंदोलन के चरण। देखिए कांग्रेस के जो आंदोलन रहे हैं उनको 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम चरण जिसे उदारवादी चरण या नरमपंथी चरण भी कहा जाता है। उदारवादी चरण या नरमपंथी चरण भी कहा जाता है। ये जो है 1885 से लेकर 1905 तक 20 साल तक का जो रहा है सफर इनका। उदारवादी चरण या प्रथम चरण 1885 से 1905 तक। द्वितीय चरण को हम लोग बोलते हैं उग्रवादी चरण या गर्मपंथी चरण। उग्रवादी चरण या गर्मपंथी चरण 1905 से लेकर 1919 तक। और तृतीय चरण जो रहा है वो है गांधी युग 1919 से लेकर भारत की आज़ादी तक 1947 तक। 3 चरण में। तो देखिए तृतीय चरण के बारे में हम लोग इसका एक सेपरेट वीडियो आएगा। ठीक है, तृतीय चरण के बारे में एक सेपरेट वीडियो आएगा। तृतीय चरण क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। गांधी जी के बहुत सारे आंदोलन हैं, है ना। गांधी जी के बारे में जानना है। उसके बाद हम पूरे आंदोलन देखेंगे हम लोग, मतलब गांधी जी का आगमन कब हुआ, है ना, भारत में कब से उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया, है ना, पूरा देखेंगे। चंपारण सत्याग्रह जो है ना, अहमदाबाद आंदोलन है, चंपारण है ना, ये सब हम लोग देखेंगे पूरा। और पूरा 1947 तक देखेंगे तो बहुत सारा टॉपिक हो जाएगा। तो इसके लिए मान के चलो आपकी 2 वीडियो तो कम से कम लगेगा इसको कंप्लीट करने में। ठीक है, तो हम लोग चलो शुरू करते हैं प्रथम चरण द्वितीय चरण के बारे में। तो देखिए जो प्रथम चरण है उदारवादी चरण, इसी को क्या बोल दिए? इसी को बोल दिए नरमपंथी चरण या नरम, क्योंकि जो इनके विचार थे मतलब एक तरह से संविधानवाद पे विश्वास करते थे। उदारवादी नेता थे। क्रमवाद, संविधानवाद कहने का मतलब है जो भी आंदोलन करेंगे वो एक वैधानिक तरीके से करेंगे, है ना, एकदम वैधानिक तरह से करेंगे, संवैधानिक सीमाओं के अंदर रह के करेंगे, इसलिए उदारवादी चरण कहते हैं। पहले देखिए इसके जो प्रमुख नेता है उनको देख लीजिए, उसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है, बस क्वेश्चन यही पूछते हैं प्रीलिम्स या व्यापम में यही पूछेगा कि कौन गर्म पंथ का नेता है और कौन नरम पंथ का नेता है ना, तो याद होना चाहिए। बाकी क्या है इसका कुछ उद्देश्य वगैरह बता दूंगा कि इनकी मांगे क्या थी, ये सब थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए पहला चीज़ तो याद रखिए 1885 से लेकर 1905, 1885 से लेकर 1905 इसको बोला जाता है उदारवादी चरण या प्रथम चरण जो है माना जाता है इसको, है ना, कांग्रेस आंदोलन का। तो देखिए इसके प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बसु, दिनसा ई वाचा, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, रास बिहारी घोष। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बसु भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दिनसा ई वाचा, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, रास बिहारी घोष। याद रखिएगा ना, घोष बोस क्रांतिकारी था, घोष नरमपंथी नेता। रास बिहारी घोष और रास बिहारी बोस 2 पढ़ते हैं हम लोग। बोस के बारे में पढ़ेंगे, वही बोस जो हार्डिंग पे बम फेंका था फिर भाग गया जापान, है ना, आईएनए की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया, है ना, तो वो बोस है, ये घोष है, याद रखिएगा, रास बिहारी घोष नरमपंथी नेता। तो ये कुछ नरमपंथी नेता रहे। इनका जो उपलब्धियां रही है ना वो बहुत ज़्यादा व्यापक नहीं रही है ना, मांगे भी बहुत ज़्यादा सीमित रही हैं, महत्वपूर्ण रही हैं हालांकि, लेकिन सीमित रही हैं। ये इनको बोला जाता था अनुनय विनय की नीति को अनुसरण करते हैं, है ना।
तिलक जी तो यहाँ तक भी बोलते थे कि भिक्षा याचना करते हैं ब्रिटिश सरकार से, जो कि करने की जरूरत है नहीं, है ना। संविधानवाद पे विश्वास करते थे, क्रमवाद पे विश्वास करते थे, यानी जो भी आंदोलन करेंगे एक संवैधानिक सीमा के अंदर रहकर करेंगे। अब इनकी जो प्रमुख संवैधानिक मांग थी क्या थी, तो देखिए, भारतीयों का प्रतिनिधित्व परिषदों में बढ़ा दिया जाए, काउंसिलों का विस्तार किया जाए, उनकी कार्य प्रणालियों में सुधार किया जाए, सार्वजनिक कोष पर नियंत्रण किया जाए, है ना। स्वशासन की मांग भी करते थे, ऐसा नहीं है, और लेकिन किस तर्ज पे, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तर्ज पे इनको स्वशासन चाहिए था। ये कुछ इनकी संवैधानिक मांग थी। फिर आर्थिक मांग भी थी कि प्रशासनिक सैनिक खर्चों को कम किया जाए, उद्योग धंधे जो है, व्यापार जो है, उसका संवर्धन किया जाए, संरक्षण किया जाए, है ना। प्रशासनिक पदों का भारतीकरण हो, है ना, प्रशासनिक खर्चे कम हो, न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण किया जाए, जैसे आज भारत में है ना न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, विधायिका का पृथक्करण, उस समय भी इन लोग मांग करते थे, क्योंकि उस समय क्या होता था, वायसराय या जो वायसराय होता था या गवर्नर होता था, उसी के पास सारे अधिकार दे दिए गए थे उनको, है ना। तो ये सब कुछ प्रमुख मांगे थी इनकी। और इनकी जो मांग थी मुख्य रूप से बोलते हैं हम लोग आवेदन निवेदन की नीति या अनुनय विनय की नीति, है ना, याचना पद्धति, कि सिर्फ मांग रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है उससे, है ना। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। अच्छा, याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी के बारे में याद रखिएगा। एक तो ये धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिए, पहला चीज, है ना, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिए। और दूसरा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय यही थे, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये उदारवादी चरण है। उदारवादी चरण में कुछ खास नहीं है, बस अनुनय विनय की नीति है, याचना पद्धति पे करते थे, संविधानवाद पे विश्वास करते थे, बस यही सब है ना। उसके बाद देखिए आता है आपका दूसरा चरण। दूसरा जो चरण है हमारा, वो दूसरा चरण जो हमारा है उग्रवादी चरण, 1905 से लेके 1919 तक, याद रखिएगा, 1905 से 1919 तक। अच्छा, इसके प्रमुख नेता कौन रहे, तो एक तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, है ना। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, इन तीनों को ना लाल बाल पाल कहा जाता है ना, याद रखिएगा। अरविंदो घोष भी, 4 नेता याद रखिएगा। इसके अलावा कोई भी आए तो नरम पंथ में मार दीजिए उत्तर पे, ठीक है। अब देखिए, गरम पंथ जो था उसके अगर उदय के कारण की हम लोग बात करें तो एक तो सीधा सीधा है कि नरम पंथ की असफलता, है ना। अच्छा, उग्रवादी याद रखिएगा, ऐसा नहीं था कि जाके बम फेंक देते थे इन लोग या लड़ने लगते थे, ऐसा नहीं है। अहिंसक प्रतिरोध करना चाहते थे अंग्रेजी सरकार का, ये अहिंसक प्रतिरोध। कहने का मतलब ये है कि नरम पंथ का जो आंदोलन रहा है वो, मैं बोला ना, अनुनय विनय की नीति, याचना पद्धति पे आधारित, संविधानवाद पे आधारित, तो इससे त्रस्त हो गए थे लोग कि एक तो ब्रिटिश सरकार सुनती नहीं है और ये नरम पंथी लोग हैं कि बार बार वही काम करते हैं, तो त्रस्त हो गए थे एक तरह से ये लोग, है ना। एक तरह से कह सकते हो कि कांग्रेस की स्थिति जो थी हास्यास्पद हो गई थी, है ना, हास्यास्पद, ठीक है, हंसी के पात्र बन गई थी कांग्रेस, है ना। फिर बाद में क्या होता है, एक तो समझ गए आपकी नरम पंथ की असफलता, दूसरा कि ब्रिटिश, अच्छा इनकी उपलब्धि एक तो थी, मतलब नरम पंथियों की उपलब्धि में आप देखेंगे तो एक आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इन्होंने ब्रिटिश सरकार को पूर्ण रूप से उजागर कर दिया कि ये लोग चाहते तो हैं कि हम जैसे हम लोग को बोलते तो हैं कि हम संवैधानिक विकास करेंगे और भी बहुत सारे कार्य करेंगे, लेकिन कर कुछ नहीं रहे। कर रहे हैं लोग कुल मिला के आर्थिक शोषण, साम्राज्यवादी हित को अपना पूरा कर रहे हैं, शिक्षा के प्रसार में बाधा पहुंचा रहे हैं, है ना। और राजद्रोह का केस लगा रहे हैं हमारे नेताओं पे, ऐसा भी तो हो रहा था ना, जेल पे डाल दिए कोई विरोध कर रहा है अंग्रेजी सरकार का, तो राष्ट्रीय नेताओं का दमन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बात तो स्पष्ट हो गई थी कि ब्रिटिश शासन किसी भी हाल में भारतीयों के हित का कार्य तो करेगा नहीं, तो इसका प्रतिरोध करना बहुत आवश्यक है। और भी बहुत सारा है, जैसे दमनकारी नीतियों में आप देखेंगे तो 1892 का जो परिषद एक्ट आया था उसके प्रति असंतोष था। फिर केंद्रीकरण की नीति अपनाने लग गई अंग्रेजी सरकार, जैसे कि नगर निगम अधिनियम 1899 में ले आए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में ले आए, है ना। सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1904 में आ गया, और इसमें बोलते हैं ना वो ताबूत पे कील का काम किया बंगाल विभाजन 1905। बंगाल विभाजन 1905 जो था, एक तरह से मान लीजिए कि सर्वाधिक अप्रिय कार्य हो गया ये अंग्रेजी सरकार का, कर्जन ने जो किया, तो कहीं ना कहीं एक कड़ा प्रतिरोध करना आवश्यक था। तो इसी को लेकर बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, इनकी क्या है, लोकप्रियता भी बढ़ रही थी ना, क्योंकि नरमपंथी नेता लोग तो वही याचना पद्धति पे टिके हुए थे। तो इनकी कुछ मांगे अलग नहीं थी ना, जैसे नरमपंथी मांग करे थे, इनकी भी मांग लगभग वही थी सेम। बस ये था कि इन्होंने विरोध का रास्ता थोड़ा सा अलग चुना, जैसे अनुनय विनय को छोड़ दिया इन्होंने,
और उसके जगह संविधान के भीतर ही अहिंसात्मक विरोध करना चाहते थे, है ना। और बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार करते थे, जिसके विरोध में थे। नरमपंथी पूर्णतः विरोध में थे कि हम बहिष्कार और आपका स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में नहीं थे नरमपंथी, लेकिन गरमपंथी इसको देशव्यापी स्तर पर ले जाना चाहते थे। ठीक है, तो इतना याद रखिए। बाकी आपको यहाँ से नाम याद रखना है मुख्य रूप से, यहाँ से क्वेश्चन आता है। बाकी स्पेशल कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है यहाँ से। ठीक है, बाकी इसको मेंस में आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है, अंतर भी पूछ देता है नरमपंथ और गरमपंथ में क्या अंतर है ना। तो देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग देखेंगे बंगाल विभाजन या बंग भंग आंदोलन। इसी समय स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन भी प्रारंभ किया गया था 1905 में। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, बंगाल विभाजन जो है, पहला तो याद रखिए, भारत का पहला जन आंदोलन है ये। उससे पहले आप देखेंगे तो जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती थी। जैसे मैं आपको पहले भी बताया कि किसान अपना अलग आंदोलन कर रहे होते थे, मजदूर अलग, है ना, और सामाजिक सुधार आंदोलन अलग चल रहा है, जनजाति अपना अलग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन एक संगठित रूप से आप देखेंगे पहला जन आंदोलन कौन सा था, तो बंगाल विभाजन 1905। उसके विरोध में, मतलब बंगाल विभाजन के विरोध में भारत का पहला जन आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, देखिए उस समय अगर आप बंगाल की स्थिति देखेंगे तो एक तो बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था, वास्तव में बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था। और अगर तत्कालीन भारत की जनसंख्या के हिसाब से देखें आप, तो 1/4 जनसंख्या तो केवल बंगाल की थी। भारत की जितनी भी जनसंख्या थी उस समय, उसकी 1/4 जनसंख्या तो केवल बंगाल की थी, है ना। तो एक बड़ा प्रांत भी हुआ करता था। तो एक भारत सरकार के तत्कालीन गृह सचिव रहे रिसले, तत्कालीन गृह सचिव रिसले नाम था उनका कथन था, अविभाजित बंगाल एक बड़ी ताकत है। देखिए उनका कथन ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा आपको। अविभाजित बंगाल एक बड़ी ताकत है तथा विभाजन होने से यह कमजोर हो जाएगा। हमारा उद्देश्य बंगाल का बंटवारा करना है, जिससे हमारे दुश्मन बढ़ जाए, वह कमजोर हो जाए। देखिए, ये भारत सरकार के तत्कालीन गृह सचिव रिसले का कथन है। अब इससे स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेजी सरकार जो कारण बता रही थी बंगाल विभाजन का, वास्तव में वो था नहीं, है ना। वह कारण सही था नहीं, है ना। वास्तव में अंग्रेजी सरकार क्या बोल रही थी कि प्रशासनिक असुविधा होती है, क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है, तो इसका प्रशासन संचालन में दिक्कतें आती हैं, इसीलिए इसका विभाजन किया जा रहा है। लेकिन राष्ट्रीय नेता जो थे, या राष्ट्रीय नेता बोल लो आप, या बुद्धिजीवी वर्ग जो था, उनका मानना ये था कि चूँकि बंगाल एक देखिए उस समय बंगाल में एक तो पढ़े लिखे लोग ज़्यादा थे, बुद्धिजीवी वर्ग बोल सकते हो आप, ज़्यादा थे, तो समझ बूझ उनमें ज़्यादा रही, है ना। तो वो आंदोलन का रास्ता अपना रहे थे धीरे धीरे। और एक तरह से आप ये भी कह सकते हो, जितने भी आंदोलन होते थे उसका केंद्र था बंगाल। जितने भी आंदोलन हो रहे थे उसका केंद्र था बंगाल, है ना। तो इन आंदोलनों का विभाजन करने के लिए ही बंगाल विभाजन को किया गया। रिसले के कथन से स्पष्ट होता है, क्योंकि जैसे ही बंगाल विभाजन कर देंगे, कमजोर पड़ जाएंगे राष्ट्रवादी, है ना। तो सरकार कुछ कह रही थी कि प्रशासनिक असुविधा के लिए कर रहे हैं हम, और राष्ट्रीय नेता का, जो कि वास्तविक कारण भी है, कि बंगाल का विभाजन राष्ट्रवाद की बढ़ती हुई गतिविधियों को तोड़ने का एक प्रयास था। अब देखिए इसमें हुआ क्या, तो याद रखिएगा वायसराय था उस समय लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की घोषणा हुई 20 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। जैसी बंगाल विभाजन की घोषणा होती है ना, अफरा तफरी मच जाती है कि कैसे आप बंगाल को तोड़ रहे हैं, है ना। तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर देते हैं राष्ट्रवादी 7 अगस्त 1905 को। कलकत्ता के टाउन हॉल से 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी जाती है राष्ट्रवादियों के द्वारा। 16 अक्टूबर 1905 को, याद रखिएगा डेट याद रखना है ना, तीनों डेट याद रखना है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया जाता है, और इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे बंगाल में। ठीक है, ये कुछ डेट याद रखिएगा। 20 जुलाई को घोषणा हुई, 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई, और विभाजन लागू हो गया पूर्ण रूप से 16 अक्टूबर 1905 को, और इसी दिन शोक दिवस मनाया गया। अब देखिए विभाजन किस प्रकार किया गया था। देखिए विभाजन किस प्रकार किया गया था। विभाजन में क्या किया गया कि बंगाल को 2 भाग में बांट किया। अगर आप भारत का मैप देखेंगे और पूर्वी हिस्सा देखेंगे भारत का, है ना, तो बंगाल जहाँ पे है उसको 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, उस समय बांग्लादेश भी भारत में था ना, अभी तत्कालीन बांग्लादेश जो है, सॉरी वर्तमान जो बांग्लादेश है, उस समय भारत में शामिल था पूर्वी बंगाल, है ना। तो देखिए
एक तो दो भाग में बांटे, एक पश्चिमी बंगाल, दूसरा पूर्वी बंगाल। ठीक है, अब दो भाग में बांट दिए, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये तीन, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। ठीक है, यहाँ की जनसंख्या कैसी थी, तो हिंदू जनसंख्या बाहुल्य थी। मतलब एक तरह से अंग्रेजों ने इसको एक धार्मिक स्वरूप भी प्रदान कर दिया था कि हिंदुओं को अलग करो और मुसलमानों को अलग करो। ठीक है, वैसे ही आप पूर्वी बंगाल में देखोगे, असम और पूर्वी बंगाल, जहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था, ये दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, अब देखिए प्रमुख कार्यक्रम क्या क्या रहे इस दौरान, मुख्य मुख्य चीज़ों को देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो एक तो मैं बता दिया कि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई, है ना। और जितने भी जमींदार, व्यापारी, वकील, छात्र, महिलाएं, ये सभी विभाजन के विरोध में उठ खड़े हुए। ठीक है, अब देखिए बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस या रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। मतलब हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे को राखियां बांधी। ठीक है, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित आमार सोनार बांग्ला, ये सब गीत गाए गए वहाँ पे, है ना। और राष्ट्रीय भावना का प्रसार प्रचार किया गया। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। याद रखिए, क्वेश्चन पूछता स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का प्रारंभ किया गया तो 1905। ठीक है, आनंद मोहन बसु और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। आनंद मोहन बसु और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, याद रखिएगा दो नाम, आनंद मोहन बसु, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने विशाल जनसभाओं को संबोधित किया, है ना। और 50,000 रुपये इकट्ठा कर लिए, लगभग ऐसा बता रहा हूँ 1-2 घंटे में ही 50,000 रुपये इकट्ठा कर लिए। ठीक है, अब देखिए स्वदेशी और बहिष्कार जो आंदोलन का सुझाव था, संदीपिनी पत्रिका, याद रखिएगा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जो सुझाव है, संदीपिनी पत्रिका, ये पत्रिका किसकी थी, कृष्ण कुमार मित्रा द्वारा प्रकाशित की जाती थी। उसमें सबसे पहले दिया गया था स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का सुझाव। ये पॉइंट याद रखिए। अगला पॉइंट देखिए और क्या क्या किया गया, तो एक तो स्वदेशी बांधव समिति अश्विनी कुमार दत्त के नेतृत्व में गठित की गई स्वदेशी बांधव समिति। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने गठित की। बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर प्रफुल्ल चंद्र राय, बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर प्रफुल्ल चंद्र राय ने स्थापित की। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, याद रखिएगा ना, 15 अगस्त 1906 राष्ट्रीय शिक्षा परिषद सदगुरु दास बनर्जी द्वारा स्थापित, सदगुरु दास बनर्जी द्वारा स्थापित किया गया। और क्या हुआ देखिए, तो डॉन सोसाइटी क्या था, तो छात्रों का एक संगठन था ना डॉन सोसाइटी। तो सतीश चंद्र मुखर्जी इसके सचिव थे। डॉन सोसाइटी की भी स्थापित किया गया, छात्रों का एक समूह संगठन था, है ना। सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा मतलब सचिव थे, सतीश चंद्र मुखर्जी सचिव थे। नेशनल कॉलेज, है ना, राष्ट्रीय विद्यालय, ठीक है, अरविंद घोष प्रिंसिपल बने, राष्ट्रीय विद्यालय के अरविंद घोष प्रिंसिपल बने। ये सब 1906 की घटना है ना, 1906 तक की घटना। ठीक है, और क्या हुआ देखिए, तो लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, इन्होंने आंदोलन का प्रचार प्रसार पूरे उत्तर भारत में किया एक तरह से। ठीक है, पूरे उत्तर भारत में। इस आंदोलन में मुख्य भूमिका बंगाल के छात्रों की रही। महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। देखिए यह, लेकिन एक चीज़ था इस आंदोलन में कि यह जो आंदोलन था शहरों के उच्च व मध्यम वर्ग तक ही सीमित रह गया, किसानों तक पहुंच ही नहीं पाया, जो एक बहुत बड़ा वर्ग उस समय भी था भारत का, किसान मजदूर, है ना। किसान ही तो बाद में मजदूर बन गए ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण, है ना। तो उस समय भी, वर्तमान में भी देखेंगे तो किसानों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है भारत में और बहुत बड़ा हिस्सा है किसान देश का। ठीक है, उस समय भी वही स्थिति थी, तो किसानों तक पहुंच ही नहीं पाया ये आंदोलन। ठीक है, याद रखिएगा, इतने पॉइंट आपको याद रखना है ना। और स्वदेशी बहिष्कार के बारे में तो बता दिया हूँ। बाकी स्वदेशी बहिष्कार में यही था कि जब ज्ञापन, प्रदर्शन, सभा और प्रस्ताव, यानी एक तरह से बोलते हैं मांगों का जब सरकार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तभी इसको शुरू किया गया था स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को, है ना। इसमें देखो स्वदेशी मतलब क्या है, मतलब जो देश में उत्पादित वस्तुएं उसका प्रयोग करना। बहिष्कार मतलब क्या है, जो विदेश से वस्तुएं आ रही हैं उनका बहिष्कार करना। अब इससे होगा क्या, तो देखिए ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, भारत से कच्चा माल ले जाती थी, ब्रिटेन भेजती थी। ब्रिटेन के ब्रिटेन में जो उद्योग धंधे थे, जो मशीनों द्वारा संचालित होते थे,
वहाँ से उत्पाद बना के लाते थे भारत और उच्च दामों पे बेचते थे। अगर भारतीय उसको खरीदेंगे ही नहीं तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पे कहीं ना कहीं एक गहरा चोट पहुंचेगा कि नहीं। जैसे अभी वर्तमान में ले लो, वर्तमान का परिदृश्य आप ब्रिटेन की तरह ही चाइना को ले सकते हो। आप वर्तमान में देखो तो करंट के हिसाब से चाइना अभी जो भी कर रहा है देखोगे आप, ब्रिटेन की ही राह पे चल रहा है। इतिहास से देखो आप, पहले ब्रिटेन क्या करता था, व्यापार करने जाता था देशों में और धीरे धीरे उनको अधीन कर लेता था। चाइना भी अभी सेम चीज कर रहा है। आप देखना अभी उसका वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है ना, जो पीओके से होकर गया है पूरा, कि कितने सारे देशों से होकर जा रहा है ना, तो आप उसमें देखेंगे कि चीन क्या कर रहा है कि जो जिनकी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, जिन देशों की, उनको कर्ज दे रहा है, इतना कर्ज दे रहा है कि वो लौटा ही नहीं पाएंगे कभी, है ना। और धीरे धीरे अपने पाँव पसार ले रहा है। नौ उपनिवेशवाद बोल सकते हो एक तरह से आप इसको। ब्रिटेन भी उस समय वही चीज़ कर रहा था सेम, जैसे आज चीन कर रहा है, ब्रिटेन भी उस समय वही सेम चीज़ कर रहा था कि धीरे धीरे जाके अभी देखोगे, अभी पूरे दुनिया भर के मार्केट में आपको चीनी उत्पाद मिलेंगे, इसलिए चीनी उत्पाद कम से कम यूज कीजिए, ठीक है। अब देखिए तो क्या किया गया, विदेशी माल का बहिष्कार किया गया, विदेशी शिक्षा का बहिष्कार किया गया, न्यायालयों का बहिष्कार किया गया स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के दौरान, है ना। दूसरी तरफ स्वदेशी माल, स्वदेशी शिक्षा, संस्था, पंचायतों का प्रयोग किया गया, है ना। तो यही सब चीज़ें थी, है ना। उसी के तहत जो जितने सारे संगठन वगैरह बताया हूँ मैं, उन सब का क्या किया गया, प्रयोग किया गया, स्थापना की गई। अब देखिए कोई भी आंदोलन हो उसको एक नेतृत्व क्षमता की आवश्यकता हमेशा होती है। तो बंगाल आंदोलन इससे अछूता कैसे रह सकते हैं, तो देखेंगे बंगाल आंदोलन के दौरान स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का किन किन क्षेत्रों में किन्होंने नेतृत्व किया है, देखते हैं। चलिए देखिए, महाराष्ट्र क्षेत्र, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक एवं उनकी पुत्री केतकर, बाल गंगाधर तिलक एवं उनकी पुत्री केतकर ने नेतृत्व किया। महाराष्ट्र में भंग आंदोलन का विरोध किया बोल सकते हो, या स्वदेशी एवं बहिष्कार का नेतृत्व किया। पंजाब में अजीत सिंह, उत्तर प्रदेश में लाला लाजपत राय, दिल्ली में सैयद हैदर रजा, दिल्ली में मद्रास में चिदम्बरम पिल्लै सुब्रमण्यम अय्यर आनंद चार्लू, इन्होंने मद्रास में नेतृत्व किया। तो याद रखिएगा किन क्षेत्रों में किन्होंने नेतृत्व किया है। अब देखिए क्या हुआ, 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया ब्रिटेन के जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत के लिए, और वहाँ पे बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया बाद में, ठीक है। अरुंडले कमेटी का भी गठन किया गया था, अरुंडेल कमेटी 1906 में, उसमें भी बंगाल विभाजन को रद्द करने के बाद कहा गया था। तो ये बंगाल विभाजन के बारे में याद रखिएगा। दूसरा क्या है, अगर आप देखना चाहें सरकारी प्रतिक्रिया देखना चाहें अगर, हालांकि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर जानना चाहें तो जान सकते हैं कि एक कार्लाइल सर्कुलर था, सरकार ने कार्लाइल सर्कुलर निकाला। इसमें क्या था कि छात्रों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई, है ना। छात्रवृत्ति की परीक्षाओं में बैठने से रोका गया, स्कूल कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया, है ना। तो ये सब चीज़ें की गई थी, प्रेस की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगा दिया गया, है, ये सब किया गया था। अच्छा एक पॉइंट और याद रखिएगा इसमें, भंग जो आंदोलन था, है ना, बंगाल विभाजन जो हुआ उसका समर्थन किसने किया है, तो मुस्लिम लीग ने किया है, याद रखिएगा ना। मुस्लिम लीग ने भंग आंदोलन नहीं बोलना चाहिए, बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, मतलब अंग्रेजों की तरफ थे, ठीक है। 1911 में याद रखिएगा दिल्ली दरबार में घोषणा की गई थी ना, बस याद रखिएगा, विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई थी। हुआ था रद्द 1912 में। चलिए तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं दोस्तों। अरुंडेल कमेटी अगस्त 1906, इसके बारे में क्या याद रखना है, वायसराय मिंटो द्वितीय द्वारा राजनीतिक सुधार हेतु गठित किया गया था इसको, और विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने पर बल दिया गया, छोटा सा टॉपिक है, इतना ही याद रखना है अरुंडेल कमेटी के बारे में। अगला बढ़ते हैं मुस्लिम लीग। देखिए मुस्लिम लीग का गठन 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में हुआ। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कहा गया इसे, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे नवाब सलीमुल्लाह, सदस्य थे
आगा खां मोहसिन उल मुल्क, आगा खां मोहसिन उल मुल्क। 1907 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कराची में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे सैयद इमाम। यहीं पे मुस्लिम लीग के उद्देश्यों की घोषणा की गई थी 1907 के कराची अधिवेशन में। 1908 के अमृतसर अधिवेशन के अध्यक्ष सैयद इमाम थे और अमृतसर अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग के स्थायी अध्यक्ष आगा खां चुने गए, जो कि 1913 तक लीग के अध्यक्ष रहे। मुस्लिम लीग के बारे में इतना याद रखना है, याद रखिएगा मुस्लिम लीग ने भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और महत्वपूर्ण क्या बोलेंगे इसको, कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद ही भारत विभाजन की रूपरेखा तैयार होने लगी थी, है ना। तो बहुत सारे कारण है, जैसे एक तो अंग्रेज फूट डालो और शासन करो की नीति ले आए, है ना। और पहले 1857 के विद्रोह के बाद क्या करते हैं अंग्रेज, की पहले हिंदुओं को सपोर्ट करते हैं, बाद में मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं इससे मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। बाद में 1909 का अधिनियम लाया जाता है, मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है 1906 में। देश का आर्थिक पिछड़ापन हो गया, साथ ही साथ मुस्लिमों का शैक्षणिक आर्थिक पिछड़ापन हो गया, है ना। ये सब क्या थे, मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय के कारण थे, है ना। और 1906 में फिर देखते हैं हम लोग की मुस्लिम लीग का गठन ढाका में हो ही जाता है, ठीक है। बाद में 1910 के बाद लीग की नीति में कुछ परिवर्तन भी आता है, जब मोहम्मद अली जिन्ना जैसे युवा तुर्क नेता आंदोलन में जुड़ते हैं, ठीक है। और होता भी क्या है कि लॉर्ड हार्डिंग की जो नीति थी वो दोनों समुदायों को समर्थन करने की नीति थी एक तरह से, तो उससे कहीं ना कहीं मुसलमानों को आघात लगा कि इन्होंने एक तरफ कहा था कि मुसलमानों के हित के लिए काम करेंगे और अब कांग्रेस को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब कुछ कारण थे मुस्लिम लीग के उदय के, ठीक है। अब अगला बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907। इसी को बोलते हैं हम लोग सूरत की फूट, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सूरत की फूट। देखिए पहले इसको समझ लीजिए, इसका स्टोरी है छोटा सा, समझ आ जाएगा आपको। देखिए क्या था कि नरम दल और गरम दल, ठीक है, नरम दल और गरम दल दोनों में मूल रूप से मतभेद किस बात पे था, तो स्वराज प्राप्ति के तरीकों पे मतभेद था दोनों में, है ना। जो नरम दल थे वो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के विरोध में थे, और गरम दल स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को राष्ट्रव्यापी रूप देना चाहता था, है ना। कांग्रेस में नरम दल और गरम दल बता चुका, है ना। तो बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता हैं, है ना, लाला लाजपत राय हैं, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये जो नेता थे गरम दल के नेता, ये चाहते थे कि स्वदेशी और बहिष्कार स्वराज प्राप्ति का जो तरीका है वो हमारा क्या हो, तो राष्ट्रव्यापी हो, है। इसी को लेकर एक संघर्ष हुआ। हालांकि ये संघर्ष तो 1906 से शुरू हो गया था, आप देखेंगे, लेकिन 1906 में कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में 1906 का अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, तो जैसे तैसे वहाँ पे विवाद को टाल दिया गया था, दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया गया और विवाद को समाप्त कर दिया गया था 1906 में। लेकिन 1907 में जब सूरत में अधिवेशन हुआ तो इसका मूल कारण यही था, स्वराज प्राप्ति का तरीका दोनों का भिन्न था, दोनों का अलग अलग मानना था। लेकिन विवाद किस चीज़ पे हुआ, तात्कालीन विवाद किस चीज़ पे हुआ, अध्यक्ष पद को लेकर। तात्कालीन विवाद किसको लेकर हुआ, अध्यक्ष पद को लेकर। देखिए क्या हुआ कि 1907 का जो अधिवेशन था ना, 1907 का जो अधिवेशन था वो होने वाला था नागपुर में, ठीक है, वो होने वाला था नागपुर में। 1907 का अधिवेशन कहाँ होने वाला था, नागपुर में, जो कि गर्मपंथियों का गढ़ था, गर्मपंथियों का गढ़ था। लेकिन फिरोज शाह मेहता ने युक्ति लगाई और अधिवेशन को सूरत, ठीक है, सूरत ताप्ती नदी के तट पे है सूरत, याद रखिएगा, सूरत गुजरात, वहाँ स्थानांतरित कराने में सफल रहे। अब फूट का तात्कालिक कारण क्या था, तो अध्यक्ष कौन बनेगा। नरमपंथी चाहते थे रास बिहारी घोष, जो बाद में बने भी अध्यक्ष। नरमपंथी चाहते थे रास बिहारी घोष, याद रखिएगा ना, बार बार बोल रहा हूँ, बोस नहीं ना, घोष, रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने। और जो आपके गर्मपंथी थे वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने, लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने, ठीक है, लाल बने अध्यक्ष, ठीक है। लाल बाल पाल में अध्यक्ष कौन बने, लाला लाजपत राय। अब इसी में दोनों में विवाद हुआ और जो विवाद था एक अभद्र स्थिति तक पहुंच गया और कांग्रेस में फूट पड़ गई। हुआ क्या, तो रास बिहारी घोष बन जाते हैं अध्यक्ष। हालांकि बाल गंगाधर तिलक कोशिश करते हैं, पूरा
जो आरोप है वो अपने ऊपर ले लेते हैं कि सब मेरे कारण हुआ है, लेकिन फिर भी क्या है, नरमपंथियों को एक बहाना मिल जाता है बाहर करने का, तो रास बिहारी बोस बन जाते हैं अध्यक्ष और गरम पंथ को निष्कासित कर दिया जाता है, कांग्रेस से निष्कासित कर दिया जाता है ना। तो ये सब हुआ था सूरत की फूट में, कांग्रेस की पहली फूट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। पहली बार विभाजित हुआ था कांग्रेस यहाँ पे नरम दल और गरम दल में, ठीक है। दल के लोगों को एक तरह से साइड लाइन कर दिया गया, ठीक है। बाद में हुआ क्या, तो देखिए आपका जो विपिन चंद्रपाल थे उन्होंने राजनीतिक अवकाश ले लिया, अरविंद घोष थे वो पौंडीचेरी चल देते हैं, है ना। और आपका जो तिलक थे, तिलक पे राजद्रोह का केस लग जाता है ना। राजद्रोह के आरोप में 1908 में 6 वर्ष की जेल हो जाती है, 1908 से लेकर 1914 तक जेल में रहते हैं तिलक, है ना। तो कहीं ना कहीं जो गर्मपंथी आंदोलन था धीमा पड़ जाता है ना। पूरी जो आंदोलन की शक्ति थी वो नरमपंथियों के हाथ में चला जाता है, और इसका जो फायदा है ना पूर्ण रूप से उठाती है ब्रिटिश सरकार, और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार ले लिया आया जाता है ना। ये सब याद रखिएगा सूरत की फूट के बारे में क्या क्या हुआ था, जो भी स्टोरी बताया। अगला बढ़ते हैं हम लोग, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार 1909। देखिए मार्ले जो थे ना, याद रखिएगा भारत सचिव थे, पहला नाम जो भी रहेगा, जैसे आगे आएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो मॉन्टेग्यू याद रखिएगा भारत सचिव, और दूसरा जो नाम रहेगा वो वायसराय। तो यहाँ भी वैसी है, मार्ले जो है भारत सचिव और मिंटो जो है वो वायसराय रहते हैं। अभी इसमें एक तरह से, एक तो मैं अभी बताया आपको कि नरमपंथियों को खुश करने के लिए 1909 का अधिनियम लाया गया। दूसरा विशेष बात क्या था कि इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार फूट डालो और शासन करो की नीति का को प्रचार प्रसार कर रही है। कैसे, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को मान्यता प्रदान कर दी गई इसके तहत, है ना। मुस्लिमों को अलग से प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया गया विभिन्न संस्थाओं में। तो ये था 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है हमारा दिल्ली दरबार 1911। देखिए दिल्ली दरबार 1911 में क्या क्या हुआ है ना। दिल्ली दरबार 1911 में वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत हेतु आयोजन किया गया था दिल्ली दरबार का, ठीक है। देखो एक सबसे पहले 1877 में दिल्ली दरबार हुआ, फिर एक बार 1903 में भी हुआ, एडवर्ड 14 के, हाँ जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है एडवर्ड 14 ब्रिटेन का सम्राट था, उस समय 1903 में हुआ, ठीक है। उसके बाद 1911 में हुआ दिल्ली दरबार, है ना। तो किसके स्वागत में हुआ था, तो राजा था जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत में, है ना। अब इसमें क्या क्या किया गया, देखो एक तो बंगाल विभाजन रद्द किया गया, घोषणा हुई ना 1911 में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा हुई, और 1912 में विभाजन रद्द कर दिया गया, ठीक। 1911 में और क्या हुआ, देखो दिल्ली दरबार के ही समय राजा जॉर्ज पंचम की तरफ से लॉर्ड हार्डिंग ने ये घोषणा की कि राजधानी जो है 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। एक तो ये पॉइंट याद रखिए कि 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई ना, और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को राजधानी बनाया गया। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को राजधानी बनाया गया। बिहार और उड़ीसा को नया प्रांत बना दिया गया, ठीक है। बिहार और उड़ीसा इसको नया प्रांत बना दिया गया, ठीक है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई में है ना गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इतना पॉइंट आपको याद रखना है दिल्ली दरबार 1911 के बारे में, ठीक है। फिर देखो क्या होता है, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस याद रखो 1914 से 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध, है ना। अब इस बीच बहुत सारी घटनाएं हुई है ना, लेकिन हम लोग अभी जो देख रहे हैं वो राजनीतिक आंदोलनों को देख रहे हैं एक तरह से, ठीक है। क्रांतिकारी आंदोलन जो है ना उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलन और द्वितीय चरण के जो क्रांतिकारी आंदोलन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक वीडियो में, ठीक है। जितने भी आंदोलन रहे तो उसका टेंशन मत लो, अभी जितना बता रहा हूँ उसको याद करने का कोशिश करो। फिर देखो क्या हुआ 1915 में हिंदू महासभा, ठीक है। 1915 में हिंदू महासभा, इसमें लिखना भूल गया हूँ मैं, याद रखिएगा। लेकिन 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की, ठीक है। 1915 में
हिंदू महासभा की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, हरिद्वार में, याद रखिएगा स्थान कहाँ? हरिद्वार में, ये याद रखिएगा। 1938 में वीडी सावरकर इसके प्रधान चुने जाते हैं, 1938 में जाकर। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है लखनऊ अधिवेशन 1916, या इसी को बोला जाता है लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता 1916। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। देखो 1916 में लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता हुआ। देखो इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इसमें क्या हुआ देखो, एक तो ये ऐतिहासिक समझौता था एक तरह से समझो, है ना। एनी बिसेंट के प्रयासों से नरम दल और गरम दल में समझौता हो गया, नरम दल और गरम दल में समझौता हो गया। एक चीज़ बताया हमको, याद करो 1915 का कांग्रेस अधिवेशन, थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे 1915 का कांग्रेस अधिवेशन, है ना। और इसमें सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा अध्यक्ष थे, और इसमें हुआ क्या था कि गरमपंथियों को कांग्रेस में फिर से शामिल कर लिया जाए, ये प्रश्न उठा था अधिवेशन में, इस अधिवेशन में, है ना। तो देखो 1915 के बाद 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ उसमें नरम दल और गरम दल में समझौता हो गया, गरम दल को शामिल कर लिया गया कांग्रेस में। ठीक है, एनी बिसेंट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। 1914 में एनी बिसेंट कांग्रेस से जुड़ी थी। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण समझौता क्या हुआ, ऐतिहासिक समझौता क्या हुआ, तो देखिए तिलक जी और मोहम्मद अली जिन्ना, तिलक जी और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। हालांकि इसी अधिवेशन से भारत और पाकिस्तान के मतलब पृथक पाकिस्तान निर्माण की भूमिका तैयार हो गई थी, है। इसका विरोध किसने किया था, मतलब ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो समझौता हुआ था ना, उसका विरोध किया था मदन मोहन मालवीय और CY चिंतामणि ने, CY चिंतामणि ने। अब इसकी मुख्य बातें क्या क्या थी देखिए, एक तो कि कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन प्रणाली और मुस्लिमों की जनसंख्या अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व को स्वीकार लिया। ठीक है, पृथक निर्वाचन प्रणाली भी स्वीकार कर लिया और जनसंख्या के अनुपात में भी से अधिक प्रतिनिधित्व भी स्वीकार लिया। प्रांतीय विधायिका में मुसलमानों के लिए आरक्षण स्वीकार लिया कांग्रेस ने, है ना। तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान बनने की नींव तैयार कर दी गई थी यहाँ। ठीक है, तो ये लखनऊ पैक्ट के बारे में इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा टॉपिक है ये होम रूल आंदोलन 1916। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान से समझना है हम लोग को। ठीक है, देखिए होम रूल आंदोलन, देखो क्या होता है 1914 में ना, 1914 में बाल गंगाधर तिलक जेल से छूट के आते हैं। 1908 में राजद्रोह के केस में, है ना, 1908 में राजद्रोह के केस में इनको जेल हो जाती है 6 वर्ष की। 1914 में ये जेल से वापस आते हैं छूट के। ठीक है, अब आते हैं वापस तो देखते हैं कि जो नरमपंथियों के नेतृत्व में जो कांग्रेस है पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी है ना, ठंडी पड़ चुकी है कांग्रेस एक तरह से। तो ये कांग्रेस में शामिल होते हैं और एक प्रण लेते हैं कि इसको हमको आंदोलन को सक्रिय करना है ना। तो देखिए क्या होता है इसमें, तो पहला तो होम रूल क्या है समझ लो। ठीक है, इसकी प्रेरणा जो है होम रूल आंदोलन की, वो आयरलैंड से आई है ना, जहाँ इसके प्रणेता थे रैंड मास, है ना। आयरलैंड में होम रूल आंदोलन हुआ था, वहीं से प्रेरणा लेकर यहाँ भी शुरू किया गया। तो रैंड मास इसके प्रणेता थे आयरलैंड में। ठीक है, होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था देखो, तो डोमेनियन स्टेट की मांग की गई थी, अधिराज्य की मांग। ठीक है, राष्ट्रीय भावना को जागृत करना और वैधानिक तरीके से आंदोलन को सक्रिय बनाए रखना इसके उद्देश्य थे। विधानसभाओं और स्थानीय संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों का शासन स्थापित करना। ठीक है, ये सब क्या थे, होम रूल आंदोलन के उद्देश्य थे। अब देखते हैं हम लोग, देखो होम रूल जो है दो शाखाओं में बढ़ता है। ठीक है, एक तिलक जी की होम रूल लीग शाखा और दूसरी एनी बिसेंट की होम रूल लीग शाखा। देखो क्या होता है इसमें, तिलक जी की जो होम रूल की शाखा है पहले स्थापित होती है, याद रखिएगा ना। तो पहले स्थापित होती है तो 28 अप्रैल 1916 को, 28 अप्रैल 1916 को स्थापित। इसका मुख्यालय या केंद्र था बेलगांव कर्नाटक। तिलक जी का क्षेत्र कौन सा था, तो देखो बम्बई को छोड़ दो तो पूरा महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार, CP एंड बरार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़ के, लेकिन ना ध्यान रखिएगा बम्बई को छोड़ के। ठीक है, तिलक जी की होम रूल के अध्यक्ष कौन थे, नेतृत्व कौन कर रहे थे, बाल गंगाधर तिलक, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे, जोसेफ बैपिटिस्टा इसके अध्यक्ष थे, जोसेफ बैपिटिस्टा।
सचिव थे एनसी केलकर और अन्य सदस्य थे जीएस खापर्डे, बीएस मुंजे, आरपी करंडीकर। ठीक है, जीएस खापर्डे अपने छत्तीसगढ़ वाले जीएस खापर्डे, ठीक है, बीएस मुंजे, आरपी करंडीकर, ये सदस्य थे। अब देखिए तिलक जी ने अपने होम रूल लीग का प्रसार कैसे किया। तो तिलक जी ने क्या किया, तिलक जी की पत्रिका का नाम याद रखिएगा, एक मराठा जो कि अंग्रेजी में संपादित होती थी, है ना, और केसरी जो कि मराठी पाक्षिक थी एक। ठीक है, तो मराठा और केसरी नामक पत्रिकाओं से होम रूल लीग का जो प्रचार प्रसार है पूरे भारत में इन्होंने किया। और इन्होंने इसी समय नारा दिया, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। देखिए तिलक जी के स्वराज्य से क्या तात्पर्य था। तो तिलक जी के स्वराज्य से तात्पर्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। कुल मिला के ये कहना चाहते थे कि ब्रिटिश नौकरशाही से मुक्ति मिलनी चाहिए। ठीक है, भारतीयों का एक अच्छा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ठीक है, ये चाहते थे। ठीक है, अच्छा, इन्होंने अपने आंदोलन में राष्ट्रीय जागरण, राष्ट्रीय शिक्षा पर विशेष बल दिया। ये याद रखिएगा आप तिलक जी के होम रूल लीग के बारे में, इतना पॉइंट याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, डेट से लेके सब चीज़। अब दूसरा देखते हैं हम लोग एनी बेसेंट की होम रूल लीग। ठीक है, देखो एनी बेसेंट की होम रूल लीग में की स्थापना जो है 3 सितंबर 1916 को हुई। 3 सितंबर 1916 को इसका मुख्यालय या केंद्र था मद्रास, अड्यार का मद्रास। इनका जो क्षेत्र था शेष भारत जितना भी मतलब तिलक जी का जितना क्षेत्र था ना, उसके बाद जो भी बचा वो एनी बेसेंट के अंतर्गत आता था। ठीक है, और एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था याद रखिएगा अखिल भारतीय स्वरूप का था ना, क्योंकि आप देखेंगे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा किसका प्रसार था, एनी बेसेंट का। ठीक है, तिलक जी का तो छोटे से एरिया में, बम्बई को छोड़ दो तो महाराष्ट्र पूरा, कर्नाटक, बरार, सीपीएन बरार, है ना, जबकि बाकी जो भी भारत बचा उसमें एनी बेसेंट का होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था, मतलब इनके नेतृत्व में। ठीक है, अब देखो इसकी अध्यक्ष थी खुद एनी बेसेंट। सचिव थे रामास्वामी अय्यर, स्वामी अय्यर। ठीक है, सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, सर सुब्रमण्यम अय्यर। अच्छा, सर सुब्रमण्यम अय्यर के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, एनी बेसेंट की गिरफ्तारी होती है और उसके परिणाम स्वरूप उसका विरोध करने के लिए सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि त्याग दी थी। और ऐसा करने वाले उस समय ये पहले व्यक्ति थे। बाकी आप उपाधियों का त्याग वगैरह देखेंगे वो सब खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके समय देखेंगे। लेकिन उससे पहले सुब्रमण्यम अय्यर ने, वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किसी उपाधि का त्याग किया था। एनी बेसेंट की गिरफ्तारी हुई थी उसी को लेकर। ठीक है, अच्छा, एनी बेसेंट कैसे प्रचार प्रसार करती थी, तो उनकी पत्रिका थी कॉमनवेल और न्यू इंडिया। एनी बेसेंट की पत्रिका थी, इसके माध्यम से ये प्रचार करती थी। अब देखिए एनी बेसेंट जब होम रूल लीग शुरू की थी तो किसकी प्रेरणा से, रैंड मास की प्रेरणा से। ठीक है, आयरलैंड के नेता थे एक रैंड मास, उनकी प्रेरणा से। और इतनी पॉपुलर हो गई थी ये कि इनकी पॉपुलैरिटी के कारण 1917 में जो अधिवेशन हुआ कलकत्ता 1917 में, इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, अब देखो बाद में क्या होता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1917 जो सुधार आता है ना, अगस्त घोषणा भी बोलते हैं इसको, 20 अगस्त 1917 को जो आता है। ठीक है, तो उसमें जो भी क्या बोलना चाहिए आपका, जो भी प्रस्ताव लाए गए अंग्रेजी सरकार के द्वारा, उसे संतुष्ट होकर एनी बेसेंट अपना होम रूल लीग आंदोलन छोड़ देती हैं और फिर तिलक जी ही पूरा करते हैं, क्योंकि तिलक जी संतुष्ट थे नहीं 1917 की अगस्त घोषणा से, है ना। ठीक है, तो देखो ये हो गया आपका होम रूल लीग कंप्लीट। अब थोड़ा सा हम लोग बाल गंगाधर तिलक के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखो बाल गंगाधर तिलक, देखिए बाल गंगाधर तिलक की उपाधि थी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक बोला जाता था। ठीक है, अब देखिए मुख्य चीज बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, देखिए 1893 एक तो याद रखिए महाराष्ट्र के क्रांतिकारी थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, 1893 में इन्होंने गणेश उत्सव शुरू किया, गणेश उत्सव 1893 में। 1895 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया, शिवाजी उत्सव। 1896-97 में 18 माह की जेल हुई इनको, क्योंकि अकाल पड़ गया था भारत में और इसका इन्होंने एक प्रखर विरोध किया था, जिसके कारण अंग्रेजी सरकार ने इन्हें 18 माह की जेल कर दी। क्योंकि ये क्या करते थे, अब इनकी पत्रिका थी ना केसरी और मराठा,
उसमें बहुत विरोध करते थे अंग्रेजी सरकार का। और अंग्रेजी सरकार क्या थी, एक तरह से तानाशाह सरकार थी, जो भी उनका विरोध करता था उनको जेल में डाल देते थे, तो इनको 18 माह की जेल हुई थी। तो याद रखिए इससे रिलेटेड एक पॉइंट कि राजनीतिक कारणों से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? राजनीतिक कारणों से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अब 1908 में देखो क्या होता है। 1908 में इन पे राजद्रोह का केस लगाया जाता है और पुनः 6 वर्ष की जेल हो जाती है, इनको 6 वर्ष की जेल हो जाती है 1908 में। ठीक है, एक तो 1907 में सूरत की फूट होती है, गर्मपंथ पूर्णतः अलग हो जाता है और राजद्रोह का केस भी लग जाता है 6 वर्ष का तिलक जी पे। ठीक है, 6 वर्ष की जेल हो गई। अब देखो जेल हो गई तो कहाँ इनको रखा गया? तो मांडले जेल, याद रखिएगा ना, कौन सा जेल? मांडले जेल। ये कहाँ है? तो बर्मा, अभी वर्तमान का म्यांमार, वर्तमान का म्यांमार। मांडले जेल में इनको 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। अच्छा, मांडले जेल एक जहाज से लेके गए थे इनको, उस जहाज का नाम था रिम्स हार्डिंग, रिम्स हार्डिंग, रिम्स हार्डिंग जहाज से इनको मांडले जेल बर्मा ले जाया गया था। ठीक है, फिर देखो 1908 में ही जब तिलक जी को गिरफ्तार किया गया तो इनकी पैरवी कौन किया था? पैरवी या मुकदमा कौन लड़ा था? तो जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने इनकी पैरवी की थी। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट क्या होता है। 1914 में तिलक जी जेल से रिहा हो जाते हैं, है ना, और SS मेयो, याद रखिएगा, SS मेयो जहाज से भारत आते हैं। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 की इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। कुछ पुस्तकें लिखी हैं इन्होंने, जब ये जेल में थे ना, मांडले जेल बर्मा में, तो इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा वहाँ पे, गीता रहस्य, इसको कर्मठ भी बोला जाता है। ठीक है, गीता रहस्य या कर्मठ बुक लिखा है इन्होंने। एक अन्य बुक लिखा है इन्होंने ओरायन, ओरायन, और एक बुक लिखा है इन्होंने आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। ठीक है, आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। ठीक है, जिसमें बताते हैं कि ऋग्वेद में मिला लिखा हुआ है ऐसा कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में 6 महीना दिन 6 महीना रात होता है, अतः जो आर्य थे उनका आगमन हुआ होगा दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव से, इसमें ये बताया गया है ना। ठीक है, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ये बाल गंगाधर तिलक के बारे में इतना पॉइंट याद रखिए। ठीक है, अब हम लोग आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों। आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा, इसी को बोलते हैं अगस्त घोषणा। ठीक है, देखो इस समय वॉइस रहते, मैं पहले भी बताया था ना, जब मार्ले मिंटो बता रहा था तो मैं बताया था जो पहला नाम याद आएगा वो याद रखना भारत सचिव, और दूसरा जो नाम आएगा वो क्या रहेगा? वॉइस राय। तो चेम्सफोर्ड वॉइस राय थे और भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव जो है वो लाया गया 20 अगस्त 1917 को, 20 अगस्त 1917 को। इसका लक्ष्य क्या था? तो अंग्रेजी सरकार का यह कहना था कि भारत में स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास किया जाएगा। ये प्रस्ताव में कहा गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा। इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई जुलाई 1918 को, जुलाई 1918 को रिपोर्ट प्रकाशित हुई। ठीक है, जुलाई 1918 को रिपोर्ट प्रकाशित हुई। अब देखिए इस पर प्रतिक्रिया मिली, है ना, इन लोग बस घोषणा करते थे, करते कुछ नहीं थे। ठीक है, अंग्रेजी सरकार जैसे आजकल की सरकार हो गई है ना, आजकल के नेता हो गए, बोलते बहुत सी चीज़ें हैं, करते कुछ नहीं है। वैसे उस समय की अंग्रेजी सरकार थी, बोलती तो बहुत सारी चीज़ की थी, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, करती कुछ नहीं थी। ठीक है, अब देखिए इस पर क्या प्रतिक्रिया मिली। ठीक है, देखो एक तो कांग्रेस ने इसे असंतोषजनक और निराशाजनक माना, कांग्रेस ने इसे असंतोषजनक और निराशाजनक माना, परंतु नरमपंथी नेताओं के नेतृत्व में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में पंथियों ने अगस्त घोषणा या अगस्त घोषणा जो थी उसका स्वागत किया। ठीक है, उसका स्वागत किया और अखिल भारतीय उदारवादी संघ, अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की। इसको बोल सकते हो कांग्रेस की द्वितीय फूट। ठीक है, इसको बोल सकते हो कांग्रेस की द्वितीय फूट। ठीक है ना, तो एक तो कांग्रेस ने असंतोषजनक और निराशाजनक माना, लेकिन नरमपंथी नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इस रिपोर्ट का स्वागत किया गया और कांग्रेस से अलग होकर अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की गई। और इसी के आधार पर 1919 का अधिनियम लाया गया था ना, इसी के आधार पर 1919 का अधिनियम लाया गया था। ये सब याद रखिएगा। तो ये एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग 1885 से लेकर 1919 तक का इतिहास हम लोग देख लिए हैं, है ना। अब जो अगला वीडियो आएगा वो महात्मा गांधीयन युग से हम लोग शुरू करेंगे और 1947 तक पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग जो कुछ क्रांतिकारी आंदोलन है प्रथम चरण के और द्वितीय चरण के, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और दोस्तों इसके बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगस्त घोषणा, एक अगस्त प्रस्ताव और एक अगस्त क्रांति, तीन चीज़ें हैं, याद रखिएगा ना, कंफ्यूज मत होइएगा कभी। ठीक है ना, एक तो घोषणा हो गई
तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को घोषणा बोला जाता है। एक 1940 में याद आया था, याद करिएगा दोस्तों, 1940 में अगस्त प्रस्ताव था, याद रखिएगा ना, 1940 में अगस्त प्रस्ताव है, अलग है ना ईयर। और एक अगस्त क्रांति भी है, अगस्त क्रांति है 1942, भारत छोड़ो आंदोलन। ये 3 है अगस्त से संबंधित, क्योंकि अगस्त में ही शुरू हुए थे सब, इसीलिए। तो अगस्त घोषणा 20 अगस्त 1917 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा को बोलते हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940, ठीक है। और अगस्त क्रांति 1942, भारत छोड़ो आंदोलन। इतना पॉइंट याद रखना है। आज जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की है दोस्तों, इसका चाहें आप तो नोट्स भी बना सकते हैं, वीडियो को रोकिए, नोट्स बनाइए। दूसरा, इसका PDF नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है ना, देख लीजिए, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए वहाँ जाकर। और जितने भी पॉइंट की चर्चा हमने की है, इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जरूर लगाएं, ताकि आपकी तैयारी और पक्की हो जाए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय